हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर की गैसेस के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। और अब का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स और उसकी इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर की। तो वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी का पार्ट 1 नहीं देखा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी उस लिंक को विजिट करके आप ज्योग्राफी का पार्ट 1 देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर शुरू कर देते हैं, ठीक है। Nowadays, the systematic knowledge about the atmosphere is made available to us by radars and satellites. The temperature and density of air vary not from place to place, but also from season to season. मतलब आजकल जौन सी एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी मिलती है हमें, जैसे कि क्या चल रहा है एटमॉस्फेयर में, क्या क्या हो रहा है, वो हमें रेडर्स और सैटेलाइट्स के द्वारा पता चलती है, ठीक है। अब देखो, जो टेम्परेचर है और एयर की डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब जनसंख्या, ठीक है। वो ना तो सिर्फ जगह के आधार पे होती है ना, और वो सारा सीज़न के आधार पर डेंसिटी क्या कहते हैं क्लासीफाई की जा सकती है और प्लेस के द्वारा। ये जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कम लोग हैं, वो डेंसिटी, उसका मतलब कम पॉपुलेशन है, मतलब डेंसिटी कम है, ठीक है। अफ्रीका में ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे डेंसिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन। ऐसे कि कुछ लोग सर्दी में घर रहते हैं और गर्मी में माइग्रेट होते हैं, मतलब पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है, मतलब डेंसिटी क्या कहते हैं एक जगह पर टिकी नहीं रहती, ये वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। अगला, द एटमॉस्फेयर आर लेयर्ड स्ट्रक्चर, ईच लेयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला, ठीक है। द अपर लेयर प्रेसेस डाउन द लोअर लेयर्स, दस अपर लेयर द लेस डेंस देन द लोअर लेयर्स। मतलब जौन सी ये 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ये ऊपर लेयर्स क्या है, प्रेस कर देती हैं निचली लेयर्स को, और इसके कारण अपर लेयर लेस डेंस है, ठीक है। क्योंकि द अपर लेयर प्रेस डाउन द लोअर लेयर्स, इसीलिए अपर लेयर्स लेस डेंस हैं लोअर लेयर्स के साथ, ठीक है। It is estimated that about 90% of total mass of the atmosphere lies within a height of about 20 किलोमीटर from the earth surface. अर्थ से नापा गए, ज़मीन से नापा जाए तो एटमॉस्फेयर की 20 किलोमीटर की हाइट में 90% मास पाया जाता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब ये देखो, द टोटल एक्सटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या कहते हैं, जो टोटल जो सा एक्सटेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर। और टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर के आधार पर एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं वो लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर, मतलब सबसे ज़रूरी लेयर है। ज़रूरी क्यों है वो भी आपको पढ़ाता हूँ। ये सबसे निचली लेयर्स है, ठीक है ना, सबसे निचली लेयर है, सबसे डेंसेस्ट लेयर है, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वेरीज फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स टू अबाउट, मतलब ट्रोपोस्फेयर की हाइट पोल्स के पास 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर के नियर 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 3/4 मास एटमॉस्फेयर का सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। ये देखो, 3/4 मास इज फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, ओके। अब अगला ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। द एयर विच वी कैन ब्रीथ इज अवेलेबल ओनली इन दिस लेयर। जौन सी हवा हम सांस लेते हैं, जौन सी हवा हम अपने लेते हैं, वो इस लेयर में पाई जाती है। जब इस लेयर की हाइट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर एयर का डिक्रीज होने लग जाता है। सारे वेदर फेनोमा जैसे कि रेनफॉल, फॉग, क्लाउड्स, हेलस्टॉर्म सब इस लेयर में पाए जाते हैं। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, मतलब भाप और धूल, वो भी इस लेयर में पाई जाती है। जौन सी नीचे, ये ट्रोपोस्फेयर के निचले पार्ट से ये लेयर हीट होती है, ऊपर से नहीं होती। इसकी अपर लिमिट को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। मतलब जैसे कि ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ये निचले पार्ट से ट्रोपोस्फेयर हीट होती है और इसकी अपर लिमिट को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है, ये जैसे कि लिखा है, ठीक है ना। तो अब देखो अगला,
ये सब मैंने पढ़ ली है, पर आपको समझा दिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ सकते हो ये सब, ठीक है। अगली लेयर देखते हैं कौन सी है। देखो स्टूडेंट्स, अगली लेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको मेसोस्फेयर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो मेसोस्फेयर क्या है? मेसो मतलब मिडल होता है, मिडल में लेयर पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये 5 लेयर्स हैं, ठीक है। मिडल की लेयर को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? मिडल वाली लेयर को मेसोस्फेयर, ठीक है। दिस लेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स टू हाइट ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल के पास मेसोस्फेयर की हाइट होती है 19 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। टेम्परेचर इस लेयर में हाइट के साथ डिक्रीज होता है, और ये उनसे टेम्परेचर अपर लिमिट के पास कितना हो जाता है, -110 डिग्री सेल्सियस है लिखा हुआ है। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विद द हाइट, मतलब जब हाइट डिक्रीज होती है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, और रीचेज अप टू -10 डिग्री सेल्सियस नियर द अपर लिमिट। और अपर लिमिट के पास ये टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, मतलब सबसे ठंडी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। Meteors burn up in this layer entering from the space. Meteors burn in this layer मतलब जहाँ से meteors होते हैं वो जो स्पेस में होते हैं वो आके यहाँ बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज, ठीक है। अब जहाँ से अपर लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर का दिखाया था, ये लेयर है, अपर लिमिट को क्या कहा जाएगा? मेसोपॉज, ठीक है। ये अपर लिमिट है, इसको क्या कहा जाएगा? मेसोपॉज कहा जाएगा। फ्रॉम द मेसोपॉज ऑनवर्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज, मेसोपॉज पर तक पहुंच जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। अगर मान लो राइट एंड 3 फीचर्स ऑफ मेसोस्फेयर आया तो आप लिख सकते हो मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज, इट इज अ कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। तो अगला 4th लेयर है थर्मोस्फेयर। दिस लेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर, ठीक है। मतलब ये मेसोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है लेयर, और इसकी हाइट सी लेवल के पास होती है 400 किलोमीटर। जब हाइट बढ़ती है इस लेयर की तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। और आइनोस्फेयर इस लेयर का एक हिस्सा है। आइनोस्फेयर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आइनोस्फेयर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, जिन्हें आयोन्स कहा जाता है। जो अब आयोन्स क्या हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। आयोन्स का ये फंक्शन है, दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। दिस enables us to have वायरलेस कम्युनिकेशन, इसलिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन करना अब कर सकते हैं। एक बार मैं सिंपली पढ़ देता हूँ। This layer lies above the mesosphere and extends to a height of about 400 km from the sea level. In this layer, the temperature increases with increase in height. Ionosphere is a part of this layer. It has electrically charged particles called the ions. Ions reflect the radio waves back to the Earth's surface. This enables us to have wireless communication. ठीक है, ये आखिरी लेयर है। इसके बाद हमारी इसके एक्सोस्फेयर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर भी पढ़े है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस करेंगे, ठीक है। एक्सोस्फेयर सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लाइज बिटवीन 400 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर इसकी हाइट होती है 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर टू 1500 किलोमीटर, और ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है। और इस एक्सोस्फेयर की जो सी एयर है ना वो बहुत ही थिन होती है, और यहाँ जो सी गैसेज हैं वो होती हैं, एक्सोस्फेयर की एयर बड़ी थिन होती है, और जहाँ वो गैसेज होती है उन्हें हाइड्रोजन और हीलियम कहा जाता है, ठीक है। ये अगला देखते हैं। जब इस लेयर की हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट एंड मे रीच अप टू 5000 डिग्री सेल्सियस। अब ये दिस लेयर मर्ज ग्रेजुअली विद द इंटरप्लानेटरी स्पेस, मतलब लेयर जो सी है इंटरप्लानेटरी स्पेस के साथ मर्ज होती है, ओके, ठीक है। वो अब ये लेयर इंटरप्लानेटरी स्पेस के साथ मर्ज होती है। अब ये हमारी 5 लेयर्स थी, 4 लेयर्स हो गई हैं। आखिरी लेयर हम कर लेते हैं जो है स्ट्रेटोस्फेयर।
तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, जिसे ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है, ये लेयर कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोपॉज के ऊपर। ट्रोपोपॉज क्या था? अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। और सी लेवल के पास इसकी हाइट है 50 किलोमीटर। और जो सी लोअर पार्ट, इस जो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, द एयर इज जनरली थिन, कोल्ड एंड ड्राई, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स ब्लो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दिस लेयर। मतलब एक्सोस्फेयर की तरह यहाँ एयर थिन होती है, लेकिन यहाँ एयर कोल्ड भी होती है और ड्राई भी होती है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है, और ये ब्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर सभी ये वेदर फेनोमा से मतलब फ्री है। इसका एक ही फंक्शन होता है जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसका लोअर पार्ट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, मतलब कोई वाटर वेपर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है। सिर्फ इसकी लोअर लेयर का लोअर पार्ट क्या करता है? इट हेल्प्स टू आइडल फॉर फ्लाइंग द जेट एयरक्राफ्ट। द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज आइडल फॉर फ्लाइंग द जेट एयरक्राफ्ट। अब अपर लिमिट इसकी अपर लिमिट को क्या कहेंगे? स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। इसका स्ट्रेटोस्फेयर का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि इसके लोअर पार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन प्रेजेंट होती है। ये आप लिख पढ़ सकते हो, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन लोअर पार्ट, ठीक है। अब ओजोन का फंक्शन क्या है? जो उनसे यूवी रेज होते हैं ना, जो उनसे सोलर रेडिएशन से आ रहे हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है हमें। ओजोन लेयर के बिना हम जिंदगी नहीं पॉसिबल है हमारी। देयरफॉर द ओजोन लेयर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। Scientists have observed that there is a decline in the thickness of ozone layer and is a root cause of global warming. अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है कि अब क्योंकि ओजोन में एक थिकनेस ही आ गई है, मतलब कोई होल सा आ गया है, जिसके कारण अब ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बन चुका है। तो ये थी हमारी आज की लेयर्स सभी। तो अब इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। एयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटियोर्स, द गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हैव मेड पॉसिबल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। साउंड वेव्स आर ओनली ट्रेवल थ्रू द एयर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आज क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, लेयर्स के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होती हो, प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारा इंतज़ार करते रहो। तो अगली वीडियो बायो के ऊपर है, ठीक है। बायो का हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे।